हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे पहले के वीडियोस को काफ़ी लाइक किया और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स भी मुझे दिए। तो आज जो टॉपिक पे हम लोग बात करें वो वैसे भी आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज हम लोग बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि घर पे हम लोग अपना ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट कैसे करते हैं, इफ़ेक्टिवली, करेक्टली, मोर एक्यूरेटली हम कैसे अपना ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। तो जो हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं, तो वो क्यों होता है, उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, तो ये सब डिस्कशन करने के लिए तो हम और एक वीडियो बनाएंगे, उसमें बात करेंगे। पर बीपी मेजरमेंट कैसे करना है वो जानने से पहले थोड़ा सा बेसिक हम लोग जान लेते हैं। तो ये जो इमेज आपको दिख रहा है ये हमारा हार्ट है। तो जैसे कि हम बीपी पूछते हैं कि आपका बीपी कितना है, तो कोई बोलता है 120/80। तो क्या है 120 और क्या है 80? तो जो 120 है, जो बड़ा वाला वैल्यू है, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और जो 80 है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, उसको हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो सिस्टोलिक क्या है और डायस्टोलिक क्या है? सिस्टोलिक का मतलब जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है, तो वो पंप करने के टाइम में जितना प्रेशर जनरेट होता है उसको हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और 2 बार हार्ट पंप करने के बीच में रिलैक्स करता है। तो वो हार्ट जब रिलैक्स करता है, पंप करने के बाद इमीडिएटली हार्ट रिलैक्स करता है या फिर रेस्ट करता है, तो वो रेस्ट करने के टाइम में जितना प्रेशर मेंटेन होता है उसको हम लोग कहते हैं कि डायस्टोलिक प्रेशर। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि कितना बीपी होना नॉर्मल है और कितना नॉर्मल नहीं है, किसके लिए दवाई की ज़रूरत है और कब हम लोग को इमरजेंसी में एडमिट होने की ज़रूरत आ सकता है। तो आप ये चार्ट को अच्छे से देखिए। आप अगर चाहो तो ये वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो। तो देखिए, जो नॉर्मल बीपी रहता है उसका सिस्टोलिक प्रेशर 120 से कम रहना चाहिए और डायस्टोलिक प्रेशर 80 से कम रहना चाहिए। तो अगर सिस्टोलिक प्रेशर आपका 120 से 129 के बीच में रहता है और डायस्टोलिक प्रेशर लेस देन 80 रहता है, तो इसको हम लोग एलिवेटेड ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये हाइपरटेंशन नहीं है, ये ब्लड प्रेशर एलिवेटेड है। तो इसके लिए कोई भी दवाई की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ डाइट और आप अगर थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंजेस करें, एक्सरसाइज वगैरह आपके रूटीन में ऐड करें, तो आप आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लेवल पे ला सकते हो। तो हाई बीपी स्टेज 1 जिसको बोलते हैं, उसमें सिस्टोलिक प्रेशर आपका 130 to 139 के बीच में होना चाहिए। नहीं तो आपका जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो 80 से 80 to 89 के बीच में होना चाहिए। तो इसमें आपको भी डॉक्टर ये वाला अगर स्टेज 1 हाइपरटेंशन रहता है तो खासकर डॉक्टर इसके लिए भी मेडिसिन नहीं देते हैं। आपको ये बोला जाता है कि आप डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करके, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह आपके रूटीन में ऐड करके इसको कंट्रोल कर सकते हो। पर जब स्टेज 2 बीपी जो होता है, जो 140 से ज़्यादा होता है और जिसका डायस्टोलिक प्रेशर 90 से ज़्यादा होता है, यहाँ पे डॉक्टर लाइफस्टाइल चेंज, डाइट मॉडिफिकेशन के साथ सॉल्ट वगैरह कम खाने के लिए बोलते हैं, प्लस आपको मेडिसिन भी दिया जाता है बीपी को कंट्रोल करने के लिए। पर जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 से ज़्यादा हो जाता है और डायस्टोलिक 120 से ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम लोग हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहते हैं। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। तो इसीलिए जब ऐसा होता है तो आपको तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। अब और एक चीज़ है, जब हम लोग कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि हमारा ब्लड प्रेशर एलिवेट होता है, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता है। पर जब हम लोग रेस्ट करते हैं उसके बाद, तो वो ब्लड प्रेशर कम हो जाना चाहिए, वो फिर से मतलब नॉर्मल हो जाना चाहिए। तो तुरंत कोई फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद जब हमारा इमीडिएटली बीपी चेक करेंगे तो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा एलिवेटेड रहेगा, हम उसको हाइपरटेंशन नहीं बोल सकते। ठीक है। पूरे दिन में हमारे एक्टिविटी के अनुसार हमारे बीपी जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। तो हम सो के उठेंगे, इमीडिएटली बीपी मेज़र करेंगे, बीपी थोड़ा सा कम रहता है। हम थोड़ा सा भाग के आएंगे तो बीपी थोड़ा सा बढ़ेगा। ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेनस एक्सरसाइज करेंगे तो बीपी और भी बढ़ेगा।
तो पूरे दिन में हमारा एक्टिविटी के हिसाब से बीपी फ्लक्चुएट होता रहता है। इसीलिए डॉक्टर्स हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि आप बीपी को कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे रोज़ मॉनिटर कीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपका ब्लड प्रेशर एक्चुअली कैसा रहता है। तो जैसे कि मार्केट में बहुत सारे ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के डिवाइसेस अवेलेबल है। इसको हम लोग स्पिग्मोमानोमीटर भी कहते हैं। तो जैसे कि मैनुअल स्पिग्मोमानोमीटर अवेलेबल है, डिजिटल वाला अवेलेबल है। तो मैनुअल वाला जो होता है ना, वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है डिजिटल से, बट उसमें कैसा है ना, आपको स्टेथोस्कोप भी लेना पड़ता है। आपको आना चाहिए कि आपको मेजरमेंट कैसे करते हैं, कैसे स्टेथोस्कोप को लगाना है आपको, और आपको कभी कभी किसी और का हेल्प भी चाहिए होता है आपका ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए। सो यू कैन से ये काइंड ऑफ कन्वीनियंट नहीं है। और जो आजकल डिजिटल ब्लड प्रेशर के अपैरेटस मिल रहे हैं वो काफ़ी कन्वीनियंट है। आप खुद आपके हाथ में लगा लिया आपने, और आपने इमीडिएटली एक बटन प्रेस करके आपका बीपी को चेक कर लिया। और एक चीज़ है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ, हम जब हमारा वेट चेक करते हैं तो डिफरेंट वेट मशीन अवेलेबल है। तो मैं कोई एक वेट मशीन पे खड़ा रहूँगा तो शायद मेरा वेट 73 किलोग्राम दिखाए, और कहीं पे जाऊँगा तो 72.3 दिखाए, और कहीं पे 73.9 दिखाए। तो डिफरेंट वेट मशीन का उनके कैलिब्रेशन के हिसाब से डिफरेंट रीडिंग्स आते हैं। तो हमको सिमिलरली, बट हमको इसमें क्या पता चलता है कि मेरा जो वेट है 72 से 73 या 74 के बीच में है, तो एक रेंज हमको मिलता है। तो सिमिलरली जो बीपी के अपैरेटस है, हम वहाँ से ना हमारा बीपी मेजरमेंट करके देखते हैं कि क्या रेंज में है। हमको एक्यूरेटली नहीं पता चलेगा। आप 3 बार कंटिन्यूसली बीपी चेक करो, 3 अलग अलग रीडिंग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरह से हमको वो रेंज को मॉनिटर करना है। तो चलिए अब बात करते हैं कि एक्चुअल में हम लोग बीपी को मेजरमेंट कैसे करें। तो मेरे पास ये डिजिटल वाला मशीन है। तो कोई भी ब्रांड, आप अच्छा ब्रांड ले सकते हो डिजिटल का। तो इसमें 2 चीज़ें रहते हैं। ये चीज़ को बोलते हैं कफ, जिसको हम लोग अपने हाथ में रैप करते हैं। तो चलिए मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। तो ये करने से पहले आप एक चीज़ देख लीजिए कि यहाँ पे एक एरो मार्क है कफ में, यहाँ पे एक एरो मार्क है। तो ये एरो मार्क के नीचे एक सेंसर लगा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो एरो मार्क है, ये वो पाइप के नीचे वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पे रहे आपके हाथ में, ये एरिया पे, ठीक है। और आप इसको अभी कफ को टाइट कर दीजिए। ना इसको ज़्यादा टाइट करना है ना कम टाइट करना है। आपको इतना रखना है टाइट कि जैसे 2 उंगली आराम से इंसर्ट हो सके, ठीक है। ये हो गया। तो अभी ये मशीन, ये जो यूनिट है जहाँ पे आपका डिस्प्ले है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि आपके हार्ट के लेवल पे रखना है इसको। ना इसको ज़्यादा नीचे रखना है ना ऊपर रखना है। ज़्यादा नीचे रखने से बीपी का नंबर ज़्यादा आता है, और ज़्यादा ऊपर रखने से बीपी का नंबर कम आता है। तो मैं इसको हार्ट लेवल पे रखने के लिए एक डायरी का यूज़ करके मैं इसको अभी मेरे हार्ट लेवल पे रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको पूरा रिलैक्स करना है। हमारे हाथ को, आर्म को यहाँ पे रिलैक्स रखना है, और हमको पूरा स्ट्रेट रिलैक्स होकर बैठना है, और हमको ये मशीन को चालू करना है। तो जैसे आप चालू करेंगे वो इन्फ्लेट होगा। आपको ये टाइम में ना तो बात करना है ना कुछ मूवमेंट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी मेरा रीडिंग अवेलेबल है मॉनिटर पे। तो मेरा बीपी है 125/83 और मेरा पल्स रेट है 64। तो डिजिटल मशीन्स में आप जनरली प्लस और -5 का एरर कंसिडर कर सकते हैं। आप कंटिन्यूस 3 रीडिंग आपको लेना चाहिए। तो जो पहला वाला रीडिंग रहता है वो जनरली थोड़ा सा हाई रहता है, वो रीडिंग। तो उसके बाद आप 5 मिनट के बाद थोड़ा रिलैक्स करके वापस से दूसरा रीडिंग लीजिए। सेकेंड और थर्ड रीडिंग जो आप लेंगे तो आप उसको इधर एवरेज आउट कर सकते हो, नहीं तो यू कैन कंसिडर कि जो सबसे लोएस्ट वाला रीडिंग होगा वो आपका करेक्ट बीपी होगा। और एक चीज़ है कि आप कोई भी आर्म यूज़ कर सकते हो बीपी मेजरमेंट करने के लिए। लेफ्ट आर्म यूज़ कर सकते हो, नहीं तो राइट आर्म यूज़ कर सकते हो, कोई भी आर्म। बट मैं ये रिकमेंड करूँगा कि कंसिस्टेंसी के लिए आप अगर एक टाइम पे हमेशा बीपी लेते हो तो कोई एक हाथ से लो। अगर आप लेफ्ट आर्म यूज़ कर रहे हो तो लेफ्ट से ही कंसिस्टेंटली लो, क्योंकि दोनों हाथ में कम से कम 5 पॉइंट्स का डिफरेंस होता है, तो ये कॉमन है। तो इसके हिसाब से आपको जो कन्वीनियंट है वो आर्म में आप बीपी मेजरमेंट कर सकते हो। तो बस यही था आज के लिए कि हम जनरली, ये बहुत कॉमन टॉपिक है, कैसे घर पे सबका मेजरमेंट, बीपी मेजरमेंट डिवाइस रहता है, तो हम कैसे उसमें इफेक्टिवली मेजरमेंट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और
अब तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।